ऑसिलेशन का सिर्फ बेसिक्स हैं, इंट्रोडक्शन करेंगे, जिसमें मैं आप लोगों को इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगी, ठीक। फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह। सो व्हाट्स ऑसिलेशन। तो देखिए, जिस तरीके से हम लोगों ने इससे पहले मोशंस पढ़ी हैं, मोशन किसे कहते हैं, मोशन हम कहते हैं किस चीज़ को, मूवमेंट को, ठीक है। हम लोगों ने मूवमेंट्स मैट्रिक तक के पढ़ी थी, कौन सी, लीनियर। लीनियर का मतलब एक सीध में कोई चीज़ जा रही है, चाहे इस डायरेक्शन में चाहे इस डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में अगर एक सीध में या यूनिफॉर्म मोशन से कोई भी चीज़ कर्व होकर जा रही है तो वो लीनियर मोशन थी, ठीक है। लीनियर मोशन को ट्रांसलेशनल मोशन भी कहते हैं, ठीक है। बट फिर हम लोगों ने, जब हम लोग अभी इंटर में आए तो हम लोगों ने एक और मोशन पढ़ी है इस चैप्टर से पहले, जिसका क्या नाम है, रोटेशनल मोशन। व्हाट्स रोटेशनल मोशन, जब भी कोई चीज़ सर्किल में मूव करे और उसमें एंगल बन रहा हो तो हम उसे क्या कहते हैं, रोटेशनल मोशन, सही है। ओके, सो अब हम लोग इस चैप्टर में ना ट्रांसलेशनल पढ़ेंगे ना रोटेशनल पढ़ेंगे। आप लोगों को ये सब बताने का मकसद ये है कि मोशन हम लोगों ने लीनियर और रोटेशनल दो तरह की मोशन पढ़ी हैं, लेकिन लीनियर और रोटेशनल इन दोनों के अलावा एक और तरह की मोशन पाई जाती है जिसे हम कहते हैं वाइब्रेशनल मोशन। ओके, वाइब्रेशनल मोशन क्या होती है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ मोशन है जिसे हम वाइब्रेशनल मोशन कहते हैं। वाइब्रेशनल मोशन की हमारी फिजिक्स में भी बहुत ज़्यादा यूजेस हैं और हमारी नॉर्मल डेली लाइफ में भी बहुत ज़्यादा यूजेस है वाइब्रेशनल मोशन के, ठीक है। ये होती क्या है, इस मोशन में क्या होता है, कोई भी बॉडी टू एंड फ्रो मूव करती है। कैसे मूव करती है, टू एंड फ्रो। तो टू एंड फ्रो किसे कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल बहुत सुना होगा ये पेंडुलम है, ठीक है। ये पेंडुलम है, ये यहाँ पर एक सपोर्ट से अटैच हुआ हुआ है, ठीक है। आपने क्या किया, आपने इस पेंडुलम को वहाँ तक के डिस्प्लेस किया, यानी कि अगर मैं सिंपल वर्डिंग्स में कहूँ तो आपने इस पेंडुलम को वहाँ तक के ऊपर उठाया, ठीक है। और फिर क्या होगा, आपने इसे वहाँ से एकदम से रिलीज़ कर दिया, तो क्या होगा, ये यहाँ आएगा, फिर यहाँ वापस आएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ वापस आएगा। इस तरीके से ये मूव करेगा, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं टू एंड फ्रो मूवमेंट, टू एंड फ्रो मूवमेंट, ठीक है। सो दिस इज टू एंड फ्रो मूवमेंट कि कोई चीज़ ऐसे और ऐसे, ऐसे और ऐसे मूव कर रही है, उसे हम टू एंड फ्रो मोशन कहते हैं। और टू एंड फ्रो मोशन को वाइब्रेशनल मोशन कहते हैं, क्लियर। तो बिल्कुल लीनियर मोशन क्या है, बिल्कुल एक सीध में कोई चीज़ मूव कर रही है। रोटेशनल मोशन क्या है, किसी चीज़ में रोटेशन हो रही है, कोई चीज़ सर्किल में मूव कर रही है। और एक थर्ड इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ मोशन है वाइब्रेशनल मोशन, जिसमें कोई भी चीज़ टू एंड फ्रो मूव करती है, ठीक है। टू एंड फ्रो मोशन इज कॉल्ड वाइब्रेशनल मोशन। सो आगे अब देखें, ये जो टू एंड फ्रो मोशन है ये कैसे होती है, ये अराउंड इट्स मीन पोजीशन होती है, ठीक है। अबाउट इट्स मीन पोजीशन। मीन पोजीशन का क्या मतलब है, मीन पोजीशन का मतलब है जो उसकी सेंटर पोजीशन है, यानी कि जो उसकी ओरिजिनल पोजीशन है। जब मैं इसे हिलाऊंगी नहीं तो ये यहीं पर आकर सेट होगा, ठीक है। तो ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन कह लें, सेंटर पोजीशन कह लें, या इसे हम मीन पोजीशन कहते हैं, ठीक है। अब हमने जितना मैक्सिमम हाइट पर इसे ऊपर उठाया है वो इसकी एक्सट्रीम पोजीशन कहलाती है, ठीक है। वहाँ तक के हमने इसे ऊपर उठाया, वहाँ से हमने इसे छोड़ दिया, फिर क्या होगा, फिर ये यहाँ पर भी ये जितनी ऊंचाई तक के आएगा, मैक्सिमम ये इतनी ऊंचाई तक के आए, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं गया, तो ये ऊंचाई भी इसकी एक्सट्रीम पोजीशन कहलाएगी, ठीक है। तो जितनी ऊंचाई तक के आपने उठाया और जितनी ऊंचाई तक के ये गया, ये दोनों ही पोजीशंस इसकी एक्सट्रीम पोजीशंस कहलाती हैं। और जो इसकी ओरिजिनल पोजीशन होती है वो सेंटर पोजीशन या मीन पोजीशन कहलाती है, ठीक है। और इस मोशन की नेचर किस तरह की होती है, पीरियोडिक मोशन, ये पीरियोडिक मोशन होती है, ठीक है। इसकी नेचर पीरियोडिक होती है। कैसे पीरियोडिक होती है, ये पीरियोडिक इसलिए होती है क्योंकि रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के साथ होती है। कैसे होती है, ये रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम होता है। इसमें क्या मतलब हुआ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम का, रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम का मतलब ये हुआ कि जितनी देर में उधर आएगा उतनी ही देर में इधर आएगा, मतलब ये इधर जितनी देर के लिए स्टॉप होगा, फिर इधर आने में टाइम लगाएगा, उतना ही टाइम ये उधर जाने में लगाएगा, फिर उतना ही टाइम ये इधर आने में लगाएगा। इस तरीके से ये जो है, अब ये
जो बॉडी है ये अपने आप को वाइब्रेशनल मोशन में, ये जो बॉडी है अपने आप को रिपीट करती है रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम से। इस तरह की जो भी मोशन होती है उसके अंदर ये जो बॉडी है, ये बॉडी मतलब ये चीज़, जिस भी चीज़ में वाइब्रेशन हो रही है, ठीक है। इस पेंडुलम में ये क्या है, ये पेंडुलम है, ठीक है। इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर वाइब्रेशनल मोशन हो रही है, ठीक है। पेंडुलम क्या कहलाएगा, पेंडुलम ऑसिलेटिंग बॉडी कहलाएगा, ठीक है। पेंडुलम ऑसिलेटिंग बॉडी क्यों कहलाएगा, पेंडुलम ऑसिलेटिंग बॉडी इसलिए कहलाएगा क्योंकि इसकी मोशन की नेचर क्या है, पीरियोडिक मोशन है, ठीक है। और पीरियोडिक मोशन किसे कहते हैं, पीरियोडिक मोशन कहते हैं कि जब कोई भी बॉडी अपने आप को रिपीट करती है, बार बार एक ही काम करती है और रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम से करती है, मतलब उसमें टाइम का गैप इक्वल आता है। रेगुलर मतलब इक्वल और इंटरवल का मतलब गैप, ठीक है। इसकी मूवमेंट में जहाँ जहाँ पर भी टाइम का गैप आएगा वो बिल्कुल इक्वल होगा, इक्वल टाइम इंटरवल से यहाँ से वहाँ बार बार अपने आप को रिपीट करेगी, तो ऐसी मोशन पीरियोडिक मोशन कहलाती है। और ऐसी बॉडी जिसमें पीरियोडिक मोशन हो रही होती है वो ऑसिलेटिंग बॉडी कहलाती है। क्लियर। फिर उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर ऑसिलेशंस होती हैं। ऑसिलेशंस का मतलब समझ में आया आप लोगों को, ऑसिलेशन कोई भी ऐसी बॉडी जिसके अंदर वाइब्रेशनल मोशन हो रही हो या जिसके अंदर पीरियोडिक मोशन हो रही हो, ठीक है। वाइब्रेशनल मोशन मतलब टू एंड फ्रो मोशन हम लोगों ने अभी पढ़ा, और पीरियोडिक मोशन मतलब वो कोई भी बॉडी अपनी मोशन को रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के साथ रिपीट करे, वो पीरियोडिक मोशन कहलाती है, ठीक है। और जिस बॉडी में पीरियोडिक मोशन होती है वो ऑसिलेटिंग बॉडी कहलाती है। अब ऑसिलेशन की एग्जाम्पल्स दी है कि कहाँ कहाँ पर ऑसिलेशंस होती हैं, उसकी 3 एग्जाम्पल्स मेंशन्ड है आपके बुक में। एक है स्विंगिंग ऑफ सिंपल पेंडुलम when it is displaced from its mean position and it is made to free, ठीक है। अब देखिए सिंपल पेंडुलम की सबसे पहले एग्जांपल है जो आप लोगों को मैं दे चुकी हूँ। जब सिंपल पेंडुलम को आप लोगों ने उसकी मीन पोजीशन से हटाया, डिस्प्लेस किया, एक्सट्रीम पोजीशन तक लेकर गए, फिर आप लोगों ने उसे फ्री छोड़ दिया, तो फिर वो ऑसिलेशन शो करेगा, ठीक है। फिर वो वाइब्रेटरी मोशन शो करेगा। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल है मोशन ऑफ बॉडी अटैच्ड टू अ स्प्रिंग, ठीक है। ये एक स्प्रिंग है, ठीक है। ये देखें, ये एक स्प्रिंग है, आप लोगों को नज़र आ रहा है, और ये एक बॉडी है जिसका मास m है, ठीक है। ये बॉडी आप लोग देख सकते हैं इस स्प्रिंग से अटैच हुई हुई है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि इस बॉडी की मोशन जो एक स्प्रिंग से अटैच हुई हुई है ये भी ऑसिलेशन मोशन है, यानी कि इसमें भी टू एंड फ्रो मूवमेंट हो रही है। किस तरह, देखें इस स्प्रिंग की जो सेंटर या मीन पोजीशन है वो देखें ये वाली है, ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन है, ठीक है। मैंने इसकी ओरिजिनल पोजीशन से इसे डिस्प्लेस किया, x मतलब जितना इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने इस मास को यहाँ से डिस्प्लेस किया इस बॉडी को, और मैंने इसे स्ट्रेच किया, खींच कर मैं इसे यहाँ तक के ले गई, देखें यहाँ तक के ले गई, ठीक है। खींच के मैं इसे यहाँ तक के ले गई, फिर मैं इसे एकदम से छोड़ दूँगी, तो इमेजिन करें क्या होगा, जैसे ही मैं इसे छोड़ दूँगी ये ना सिर्फ यहाँ तक वापस आएगा बल्कि ये यहाँ तक वापस चला जाएगा और ज़्यादा कम हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद वापस यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ तक, इस तरीके से फिर से टू एंड फ्रो मोशन शो करेगा। इसलिए कोई भी बॉडी जो स्प्रिंग से अटैच हुई हुई है उसमें भी ऑसिलेशन मोशन होती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है वाइब्रेशन ऑफ प्रोंग्स ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क व्हेन इट इज़ स्ट्रक ऑन अ रबर पैड। अब देखें ट्यूनिंग फॉर्क क्या है, ट्यूनिंग फॉर्क इस तरह का होता है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, ये क्या है, ये जो दो इसके आप लोगों को जो पाँव नज़र आ रहे हैं समझ ले, ये क्या है, ये इसके प्रोंग्स हैं, ठीक है। ये इसके प्रोंग्स कहलाते हैं। प्रोंग्स की वाइब्रेशन भी बिल्कुल ऑसिलेशन मोशन की तरह होती है। जब आप इसे किसी रबड़ की चीज़ के ऊपर हिट करते हो तो बिल्कुल इसके अंदर भी टू एंड फ्रो मोशन हो रही होती है जो हमें आंखों से दिख नहीं रही होती है, लेकिन जब वो रबड़ की चीज़ हिलती है ना, फॉर एग्जांपल कोई रबड़ की बॉल, आप इस ट्यूनिंग फॉर्क को किसी रबड़ की बॉल के जब आप ज़ोर से मारोगे इसके ऊपर तो इसके अंदर वाइब्रेशन आएगी। किसी स्टील की चीज़ से आपने इसके ऊपर इस ज़ोर से मारा, इसके अंदर वाइब्रेशन होगी। ये जो इसके प्रोंग्स होंगे ये वाइब्रेट करेंगे, टू एंड फ्रो मोशन ये शो करेंगे, बट वो वाइब्रेशन हमें नज़र नहीं आएगी। उस वाइब्रेशन को पता चलाने के लिए, उस वाइब्रेशन को देखने के लिए हम क्या करते हैं, इस ट्यूनिंग फॉर्क को किसी रबड़ की चीज़ के ऊपर रखते हैं लेकर जाकर। जब रबड़ की चीज़ के ऊपर रखते हैं या मारते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उस रबड़ के अंदर क्या होती है, वाइब्रेशन होती है जो हमें साफ नज़र आती है, जिससे हमें पता चलता है कि इस ट्यूनिंग फॉर्क के अंदर ऑसिलेशन हो रही है, यानी कि इसके अंदर टू एंड फ्रो मोशन हो रही है,
ठीक है, सिंपल एक दफ़ा और रिपीट कर देती हूँ। क्या किया हम लोगों ने, ट्यूनिंग फॉर्क के ऊपर कोई स्टील की चीज़ मारी, स्टील या लोहे की, जिसकी वजह से इसके अंदर वाइब्रेशन हुई, लेकिन ये हमें हिलते हुए नज़र नहीं आएंगे। इनमें मोशन हो रही है या नहीं हो रही है पता करने के लिए हमने इसे किसी रबड़ की चीज़ के ऊपर रखा। रबड़ की चीज़ यूं मूव करना शुरू हो जाएगी, जिससे हमें पता चलेगा कि इस ट्यूनिंग फॉर्क में वाइब्रेशन हो रही है, यानी कि ऑसिलेशन हो रही है। क्लियर? तो ये 3 एग्जाम्पल्स हैं जिन बॉडीज़ में ऑसिलेशन होती है। अब देखिए, हमें ये समझ में आ गया कि वाइब्रेशन मोशन क्या होती है, टू एंड फ्रो मोशन होती है, ऑसिलेशन मोशन क्या होती है, वाइब्रेशनल मोशन होती है, उसके अंदर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम होता है। ये सारी बातें हमें समझ में आ गई हैं, लेकिन अब ये बात समझने वाली है कि ये वाइब्रेशन या ऑसिलेशन हो कैसे रही है, कैसे हो रही है वाइब्रेशन या ऑसिलेशन। तो देखें, सिंपल सी मैं एक एग्जाम्पल आप लोगों को देती हूँ। बहुत दफ़ा जब से मैं इस वीडियो में ये एग्जाम्पल दे चुकी हूँ पेंडुलम की। तो देखें, तमाम बॉडीज़ जिनके अंदर, चाहे वो पेंडुलम हो या कोई सी भी बॉडी हो जिनके अंदर ऑसिलेशन होती है, तो उसके अंदर क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा है कोई ना कोई मीन पोजीशन होती है। ठीक है, मीन पोजीशन को हम लोग इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कहते हैं। क्यों इसे हम इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं? किसी ने अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन पढ़ा हो तो उसे पता होता है कि दो चीज़ों के दरमियानी बिल्कुल इक्वल जो चीज़ होती है या जगह होती है या स्टेज होता है, कुछ भी, वो इक्विलिब्रियम कहलाता है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या है? ये जो एक्सट्रीम पोजीशंस होंगी दोनों, उनके बिल्कुल दरमियानी जगह इक्विलिब्रियम है, बिल्कुल दरमियानी, जिसका इधर से भी इक्वल फासला हो और इधर से भी इक्वल फासला हो। तो ये पोजीशन जो मीन पोजीशन है, यही इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन भी है। ठीक है, तो हर ऑसिलेटिंग बॉडी की कोई ना कोई इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या किया, इस बॉडी को इसके इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस किया, इसको हम लोगों ने यहाँ तक के एक्सट्रीम पोजीशन तक के इसे हम ले आए। ठीक है, एक्सट्रीम पोजीशन तक के लाकर एक पल के लिए ठीक पर हमारा हाथ रुकेगा तो सही ना इसे छोड़ने के लिए। तो क्या होगा, जितनी का, अच्छा एक चीज़ सबने फिजिक्स में पढ़ी होगी, क्या, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। अगर पता हो पोटेंशियल एनर्जी क्या कहते हैं, किसी भी बॉडी के स्टॉप होने की वजह से या रेस्ट में आने की वजह से या पोजीशन में आने की वजह से जो एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है, और किसी भी चीज़ की मोशन में आने की वजह से जो एनर्जी होती है उसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये बॉडी बिल्कुल स्टॉप थी, तो देखें यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, बिल्कुल ज़ीरो थी। ठीक है, जैसे जैसे फिर क्या हुआ, इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हुई, यहाँ पर इसकी काइनेटिक एनर्जी नहीं, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर, सॉरी, इसकी ज़ीरो नहीं थी, यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी। क्यों? क्योंकि ये बॉडी यहाँ पर रुकी हुई है, रेस्ट में है, यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। ठीक है, फिर जैसे जैसे मैं इसे मूव करती जाऊँगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी ही काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। फिर इसकी काइनेटिक एनर्जी और ज़्यादा बढ़ती जाएगी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी और ज़्यादा कम होती जाएगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी और ज़्यादा बढ़ती जाएगी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी और ज़्यादा कम होती जाएगी। ठीक है, फिर फाइनली यहाँ पर एक स्टेज ऐसा आएगा जहाँ पर ये दोबारा से किस में आ जाएगी, बिल्कुल से ये रेस्ट में आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर ये एक पल के लिए ठीक दोबारा से रेस्ट में आ जाएगी। क्यों? क्योंकि ये एक्सट्रीम पोजीशन है, यहाँ पर ये एक पल के लिए ठीक दोबारा से रेस्ट में आएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी अगेन क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी जब कोई बॉडी स्टॉप होती है, जब कोई बॉडी रेस्ट में होती है, जब कोई बॉडी पोजीशन में होती है, तो पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर आती है। क्यों आती है? क्योंकि उसके अंदर क्या हो जाता है, रीस्टोर हो जाती है एनर्जी। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं हम पर, यस, हम इसे क्या कहते हैं, हम इसे रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पर क्या आ गई, यहाँ पर इसके अंदर रीस्टोरिंग फोर्स आ गई। ठीक है, जब किसी चीज़ को मैंने क्या किया, एकदम से खींचकर एक पॉइंट पर लेकर जाकर एक पल को स्टॉप किया, तो जितनी भी काइनेटिक एनर्जी उसकी बढ़ी थी वो सारी इस पॉइंट पर पहुंचकर आकर यहाँ पर स्टोर हो गई। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इसकी बढ़ती जा रही थी, बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, यहाँ पर आकर इस एक पॉइंट के ऊपर ये सारी की सारी एनर्जी आकर स्टोर हो जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब तो वो मूव नहीं कर रही, तो सारी काइनेटिक एनर्जी कहाँ जाएगी, कहीं नहीं जा सकती। हमने पहले भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा है, क्या, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, ना ही हम कोई एनर्जी खुद से क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम कोई एनर्जी खुद से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन ओनली बी ट्रांसफर टू अनदर फॉर्म।
एक फॉर्म ऑफ एनर्जी दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में ट्रांसफ़र होगी बस। कोई एनर्जी ना खुद से बन सकती है ना खुद से ख़त्म हो सकती है। तो यहाँ पर भी जो काइनेटिक एनर्जी इतनी बढ़ती जा रही थी और बढ़ती ही चली जा रही थी, वो कहाँ जाएगी? वो खुद से ख़त्म नहीं हो सकती, ठीक है। इस लॉ के अकॉर्डिंग वो कहाँ जाएगी? वो यहाँ पर आकर एक पल के लिए रीस्टोर हो जाएगी, ठीक है। और उसी रीस्टोरिंग फोर्स को हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, ठीक है। वो रीस्टोर हो जाएगी, फिर जैसे ही मैं इसे यहाँ से छोड़ूंगी, रिलीज़ करूँगी, फ़ौरन से फिर पोटेंशियल एनर्जी, वो रीस्टोरिंग फोर्स कम होती जाएगी और काइनेटिक एनर्जी दोबारा से बढ़ती जाएगी, ठीक है। ये रीस्टोरिंग फोर्स यूज़ होती जाएगी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, जिसकी वजह से ये मूव करता जाएगा और ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में। मैंने उसे उस डायरेक्शन में पुल किया था और ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। तो ऑसिलेशन कैसे होती है? जब हम किसी चीज़ को उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से हटा देते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं और एक्सट्रीम पोजीशन पर ले जाते हैं, तो उस पोजीशन पर पहुंचने के बाद उस बॉडी के अंदर रीस्टोरिंग फोर्स आ जाती है। और जैसे ही हम उस बॉडी को रिलीज़ करते हैं, तो उसके रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से वो बॉडी दोबारा से मूव करना स्टार्ट करती है और वापस से अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आ जाती है। ये भी वापस से यहाँ पर आएगी, फिर आगे जाएगी, फिर यहीं पर आएगी, फिर आगे जाएगी। एक वक्त आएगा ये आकर रुक जाएगी और फाइनली यहीं पर आकर रुकेगी, सही है। तो जब किसी बॉडी के अंदर रीस्टोरिंग फोर्स होती है, तो उस रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से वो बॉडी वापस से मूव करके आखिरकार अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर ही वापस आ जाती है। इस तरीके से किसी भी बॉडी के अंदर वाइब्रेशन या ऑसिलेशन मोशन प्रोड्यूस होती है। अब वाइब्रेशनल मोशन से हमें कौन कौन सी चीज़ें समझ में आती हैं? वाइब्रेशनल मोशन से हम लोग वेव्स को समझ सकते हैं, क्योंकि वेव्स के अंदर वाइब्रेशन होती है। साउंड वेव्स की फॉर्म में ट्रैवल करती है, तो हम साउंड को भी वाइब्रेशन से समझ सकते हैं। लाइट ट्रैवल करती है वेव्स की फॉर्म में, हम लाइट को समझ सकते हैं। ऑल्टरनेटिंग करंट, यानी कि करंट दो तरह के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट करंट डीसी, एक होता है ऑल्टरनेटिंग करंट एसी। ऑल्टरनेटिंग करंट भी वेव्स की फॉर्म में ट्रांसफ़र होता है। तो हम ये सारी चीज़ें वाइब्रेशन हो रही होती है इनके अंदर, ये टू एंड फ्रो मूव करते हुए आगे बढ़ती हैं वेव्स की फॉर्म में। तो हम इन सारी चीज़ों को वाइब्रेशनल मोशन की मदद से समझ सकते हैं। फिर एक एग्जाम्पल है वायलिन। जिस तरीके से गिटार वगैरह होते हैं, ठीक है, उसी तरीके से वायलिन होता है, ठीक है। वायलिन की जो स्ट्रिंग्स होती हैं उससे भी क्या होता है, एयर में साउंड वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, तो हमें कुछ बजने की आवाज़ आती है। जब हम वायलिन को बजाते हैं, गिटार हो, वायलिन हो, कोई भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हो, तो जब हम वायलिन को बजाते हैं तो क्या होता है, हमें साउंड आती है, हमें उस इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ आती है कानों में। कैसे? क्योंकि जब हम उसके स्ट्रिंग्स यूं करके उसके स्ट्रिंग्स लगे हुए होते हैं, ठीक है, जब हम उसके स्ट्रिंग्स दबाते हैं, बजाते हैं, तो क्या होता है, उससे वेव्स प्रोड्यूस होती हैं एयर में, जिसकी मदद से साउंड हमें सुनने को मिलती है, ठीक है। रेजोनेंस, नेक्स्ट इसी पेज पर आप लोगों का एक कॉन्सेप्ट है रेजोनेंस का। रेजोनेंस क्या है? रेजोनेंस एक स्ट्राइकिंग फिनोमिनन है। स्ट्राइकिंग फिनोमिनन का मतलब, इसमें हम चीज़ों को क्या कर रहे होते हैं, स्ट्राइक कर रहे होते हैं। स्ट्राइक करने का क्या मतलब है? स्ट्राइक करने का मतलब है कि किसी चीज़ को बजाना, ठीक है, यूं करके किसी चीज़ को स्ट्राइक करना, बजाना। रेजोनेंस एक स्ट्राइकिंग फिनोमिनन है, ठीक है। इसको हम वाइब्रेशनल मोशन के साथ कैसे जोड़ सकते हैं? इसे हम वाइब्रेशनल मोशन के साथ ऐसे जोड़ सकते हैं कि बेशक मैं कुछ बजा रही हूँ, लेकिन देखिए यूं, ठीक है। तो क्या हो रही है, टू एंड फ्रो मोशन हो रही है। बेसिकली रेजोनेंस में भी, स्ट्राइकिंग में क्या हो रही होती है, वाइब्रेशन हो रही होती है, सही है। इसके अंदर वाइब्रेशन हो रही है। और ये जो रेजोनेंस मोशन है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन सिस्टम में, यानी कि एक दूसरे से रब्ता करने में। क्यों? क्योंकि जो टेलीफोन्स होते हैं, एक तरफ क्या लगा हुआ होता है, एक तरफ ट्रांसमीटर होता है जहाँ से कोई बोल रहा होता है, और एक तरफ क्या लगा हुआ होता है, एक तरफ रिसीवर लगा हुआ होता है जहाँ पे कोई सुन रहा होता है, ठीक है। बीच में क्या हो रहे थे, इन दोनों चीज़ों के बीच में रेजोनेंस प्रोसेस यूज़ होता है, जिसके थ्रू वाइब्रेशन से साउंड ट्रैवल करती है, ठीक है। रेजोनेंस के बगैर बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स हैं जो काम नहीं कर सकते, लेकिन बहुत सारे केसेस में हमें रेजोनेंस को अवॉइड करना पड़ता है, रेजोनेंस को हमें छोड़ना पड़ता है। जैसे एरोप्लेन विंग्स, ठीक है, जब एरोप्लेन उड़ा हो तो उधर हमें रेजोनेंस, या हेलीकॉप्टर हो गया, या सस्पेंशन ब्रिजेस हो गए, वहाँ पर हमें रेजोनेंस को छोड़ना पड़ता है। हम वहाँ पर रेजोनेंस यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम वहाँ पर यूज़ करेंगे तो हमें नुकसान होता है। अक्सर जो ब्रिजेस होते हैं ना, पुल वगैरह, वो गिर जाते हैं और टूट जाते हैं। कभी कोई हादसा होता है, सुना होगा हम लोगों ने कि भाई वहाँ का पुल टूट गया, पुल गिर गया, गाड़ियाँ नीचे
से दब के तबाह बर्बाद हो गई, लोग मर गए, वो सब कुछ रेजोनेंस की वजह से होता है, ठीक है। वो एक अलग डिस्कशन आ जाएगी बहुत लंबी सी। अगर किसी को चाहिए फिर भी तो बता दीजिएगा, मैं अलग से वीडियो में बता दूँगी, ठीक है। तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग यही सारी चीज़ें पढ़ेंगे। अभी नेक्स्ट हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अगर इस लेक्चर में किसी भी पॉइंट पर किसी को कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज़ लाजमी मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछें, क्योंकि आगे का पूरा चैप्टर इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस करते हैं। अगर यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन रह गई तो आगे आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। अगर आप लोग आगे का अच्छे से समझना चाहते हैं तो इसका क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।